हमारे उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज से हम उत्तर प्रदेश की भूगोल या फिर ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन। तो दोस्तों हमारे जो भी ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके जितने भी उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन, तो पहले इसकी हम पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में एक हमारा एमसीक्यूज का सेक्शन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका भौगोलिक स्वरूप है ना या फिर फिजिकल नेचर। तो देखिए स्थिति की बात करें तो ये उत्तर भारत या फिर उत्तर मध्य भारत में स्थित है ना। दोनों आपको याद रखना है, उत्तर भारत भी याद रखना है, उत्तर मध्य भारत भी याद रखना है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर में। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। बाउंड्री या फिर सीमाओं की बात करें तो 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल एक राष्ट्र से इसकी सीमाएं लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ना, लेकिन एक बार और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ग्लोब पर यदि हम स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसे हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु थे। कुछ फैक्ट थे मैंने वापस से आपको रिपीट कर दिए। अब हम भूगर्भिक संरचना की बात कर लेते हैं, फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो भूगर्भिक या फिर जियोलॉजिकल दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है ना। तो आपको पता होना चाहिए 25 करोड़ वर्ष पहले जितने भी वर्तमान में आप महाद्वीप देखते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, इसके अलावा एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें हम पेंजिया बोलते थे, है ना। और यह पेंजिया 20 करोड़ वर्ष पूर्व टूटा, है ना। तो दो भागों में टूटा था, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो इसी गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा भारत। तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो प्लेट्यू पार्ट है वो कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की सैलों से निर्मित है, ठीक है। तो देखिए जो दक्षिणी हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वो पठारी है पूरा, है ना। और किसका भाग है? बुंदेलखंड के पठार का भाग है। और जो हमारे ये प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ये उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। विंध्य क्रम की सैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि सेल पाए जाते हैं। इन सेलों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। तो जो यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें या फिर विंध्यांचल श्रेणी है, तो यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट ये सभी चीजें पाई जाती हैं। उत्तर में शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के मध्य गंगा यमुना का मैदान है, जो कि प्लिस्टोसीन युग से अब तक अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है, ठीक है। तो देखिए यदि आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो इसके उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय का ही हिस्सा है, और दक्षिण में देखेंगे तो विंध्य श्रेणी है, ठीक है। इसके बीच में जो पूरा मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्लिस्टोसीन युग से अब तक हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? जो हिमालय से नदियां निकलती हैं और जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद का मतलब रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तो इनको जब नदियां बहती हैं अपने स्थान से तो आसपास जमाती जाती हैं, इनका निक्षेप करते जाती हैं। तो उसी से गंगा यमुना का मैदान का निर्माण हुआ है। अभी आगे हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन। तो किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे तटीय मैदान हो सकते हैं, है ना, समुद्र हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है। तो इन सभी के आधार पर किसी क्षेत्र को जब हम विभाजित करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर का पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चला गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र शेष रह गए। तो देखिए जब 2000 में उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल का गठन हुआ, उससे पहले यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 भौतिक क्षेत्र होते थे ना, शिवालिक क्षेत्र भी आता था। लेकिन जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो जो हिमालय का भौतिक क्षेत्र था वो उत्तराखंड के पास चला। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही भौतिक क्षेत्र शेष रह गए, है ना। कौन कौन से? चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है उत्तर में भावर एवं तराई क्षेत्र या फिर भावर एंड तराई रीजन। फिर सेकंड है मैदानी क्षेत्र या फिर प्लेन रीजन, है ना। मैदानी क्षेत्र मतलब जो कि गंगा यमुना नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और अगला है दक्षिण में पठारी क्षेत्र या फिर प्लेट्यू रीजन, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 फिजिकल डिवीजन हमें पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, है ना। उत्तर में क्या है? भावर और तराई, बीच में मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। तो इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं। उत्तर में भावर एवं तराई क्षेत्र। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी होती है, जिसे हम भावर और तराई बोलते हैं। भावर क्षेत्र उत्तर में है जबकि तराई क्षेत्र इसके ठीक दक्षिण में सटा हुआ है ना। तो देखिए चलिए मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सहारनपुर जिला है पश्चिम में और पूर्व में आप देखेंगे कुशीनगर।
ठीक है। तो इन दोनों जिलों के मध्य में एक पतली सकरी पट्टी पाई जाती है दो। तो ऊपर जो पट्टी है शिवालिक के दक्षिण में उसे बोला जाता है भावर, और भावर के दक्षिण में जो पट्टी है उसे बोला जाता है तराई क्षेत्र। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करते हैं भावर को डिस्कस। यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश में फैला हुआ है। इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ है। तो देखिए, जो शिवालिक हिमालय है, जब कोई भी नदी किसी पर्वत से या फिर शिवालिक से नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, चट्टानें बहा करके लाती है। ठीक है। और जब ये इसके गिरिपाद प्रदेश में पहुंचती है ना, गिरिपाद प्रदेश मतलब जब पर्वत खत्म हो जाता है और जब ये नीचे सीधे मैदानों में प्रवेश करने वाली होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने साथ लाए हुए जो भी अवसाद होते हैं, कंकड़, पत्थर, बालू, यहाँ पर इसको छोड़ देती है ना। और जब ये नदी यहाँ से बहती है तो पत्थरों के बीच में प्रवाहित होती है। तो यही चीज लिखा है। ठीक है। यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश में फैला है, मतलब गिरिपाद प्रदेश मतलब ये इसे गिरिपाद प्रदेश बोलेंगे, फैला हुआ है। इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में। ठीक है। तो ये सारे सीमावर्ती जिले हैं। हमने पहले लेक्चर में इन सबको डिस्कस किया हुआ, तो आपको पता होगा। यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं तथा जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। नदियां आगे जाकर वापस से प्रकट हो जाती है। तो अभी मैंने बताया था कि जब इस रीजन में नदियां बहती हैं तो चूंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो नदियां इनके मध्य बहती हैं। फिर जब बहती हैं वो तो दिखाई नहीं देती क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें होती हैं। तो नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, आपको याद रखना है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। इस क्षेत्र में मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है। तो देखिए, चूंकि ये पथरीला और ककरीला एरिया है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि होती नहीं है, बहुत कम उपजाऊ क्षेत्र है। तो भावर का एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये कैसा क्षेत्र है? शिवालिक के दक्षिण में फैला क्षेत्र है। यह ककड़ीला और पथरीला एरिया होता है। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं और यदि हम कृषि के हिसाब से देखें तो काफी कम उपजाऊ क्षेत्र है। अब हम डिस्कस करते हैं तराई क्षेत्र। भावर के समांतर दक्षिण में नमी युक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर वापस से प्रकट हो जाती हैं। यहाँ पर महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब नदियां आगे चलती है ना, देखिए ये भावर क्षेत्र है, मैंने बताया था आपको पथरीला क्षेत्र। इसके आगे जब नदियां निकलती हैं ना तो वापस से ये दिखाई देने लगती है क्योंकि कंकड़, पत्थर का जो क्षेत्र होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर नदियों द्वारा महीन छोटे छोटे कण ही लाए जाते हैं और उसके निक्षेप यहाँ पर किया जाता है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि कृषि योग्य बना ली गई है। यहाँ पर गन्ना, धान की खेती होती है। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में जूट की कृषि भी अच्छी खासी हो रही है। देखिए, क्या होता है कि जब नदियां भावर क्षेत्र से आगे निकलती है ना, तो चूंकि ये पथरीला एरिया होता है तो जब आगे इसको क्रॉस करती हैं तो नदियां काफी तितर बितर होकर के बहती हैं और ये वाला जो रीजन होता है काफी नमी युक्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा नमी पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर कौन सी फसल होती है? गन्ना, धान और जूट जैसी फसल यहाँ पर बोई जाती है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव जंतु, वैशैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो रीजन रहता है, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नमी होती है तो काफी ज्यादा जीव जंतु, रेंगने वाले कीट, मच्छर वगैरह ये सब चीजें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जब गर्मी का मौसम आता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। खासतौर पर आप देखेंगे तो ये जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है बीमारियों से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। उसका रीजन है कि ये तराई क्षेत्र में स्थित है। अब हम डिस्कस करते हैं मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा का मैदान, इसे हम द एलुवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। भामर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच में अवस्थित है। यह विस्तृत, सामान्यतः समतल एवं उपजाऊ मैदान है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, आगे हम जब चलेंगे तो ऊपर हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? यहाँ पर हमने पढ़ लिया भावर और तराई। अब इसके नीचे जो क्षेत्र है वो यहाँ पर दो नदियां बहती हैं मुख्यतः, एक है गंगा और एक है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। तो यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया था कि जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं। अवसाद का मतलब क्या है? मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, तो ये सारी चीजें बहा कर लाती हैं। और ये जो मिट्टी होती है इसका ये क्या करती है? आसपास के क्षेत्रों में निक्षेप करती है। तो इसी मिट्टी से मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है और इसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं ना। दोआब क्षेत्र का मतलब ये है कोई दो बड़ी नदियों के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कॉप, कीचड़, बालू के निक्षेप पाए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? कॉप मतलब वही जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, कीचड़, कॉप है ना, बालू, मिट्टी, ये सब चीजों का यहाँ पर निक्षेप देखने को मिलता है। निक्षेपों की संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उप विभागों में या फिर दो उपभागों में बांटा गया है। चलिए हम वो देख लेते हैं। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। अब हम इनको एक एक करके चर्चा करते हैं ना। तो देखिए, पहले हम चर्चा करते हैं खादर क्षेत्र को। नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा का नवीनीकरण होता रहता है।
इसी कारण इस प्रदेश में उपजाऊपन बना रहता है। ठीक है, चलिए खादर क्षेत्र को समझिए। देखिए यहाँ पर एक मैंने मैप लगाया है, इसको देखिए। देखिए ये नदी है ना, ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे, है ना। और इसके आसपास वाला जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है ये होता है खादर, है ना। और इसके जो दूर वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं बांगर। इसको भी हम समझेंगे। तो क्या होता है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ हर साल आती है। देखिए क्या होता है, नदी जब बहती है और बरसात में या फिर जब भी बाढ़ आती है, नदी अपने साथ बाढ़ लेकर के आती है, तो अपने साथ वो अवसाद भी लाती है। अवसाद का मतलब रेत, मिट्टी, है ना, बालू लाती है। जहाँ जहाँ भी बाढ़ का पानी घुसता है ना, जहाँ आप जैसे ग्रीन कलर से देख पा रहे होंगे, है ना, मिट्टी को वहां पर छोड़ देता है और नदी का पानी जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो वापस अपने स्थान पर चले आता है। इस प्रकार से मिट्टी का निक्षेप वहां पर रह जाता है और मृदा का नवीनीकरण हर साल होता रहता है। ठीक है, तो हर साल बाढ़ आती है ना, बाढ़ों का पानी आसपास के इलाकों में घुसेगा, है ना। उसके बाद हर साल वहां पर मिट्टी छोड़ती जाएगी नदी और मृदा का नवीनीकरण होते जाएगा। इसी कारण इस प्रदेश का जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। और जो खादर क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। बस समझ में आ गई। ठीक है, नदियों के पास का क्षेत्र खादर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो नई जलोढ़ मिट्टी या फिर न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसका जो नवीनीकरण है वो होता रहता है नदियों के द्वारा। चलिए हम बांगर क्षेत्र को समझते हैं। नदियों के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है ना। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर के बाद वाला क्षेत्र ये बांगर क्षेत्र कहलाता है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। बांगर प्रदेश कहलाता है। ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर दूर वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंच पाता। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो मृदा का नवीनीकरण भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से इसकी जो उपजाऊपन होता है इस मिट्टी का, वो खादर क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा कम होता है ना। इस मैप से भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए ये खादर क्षेत्र, ये नदी वाला क्षेत्र है ना, नदियों के पास वाला क्षेत्र ये खादर क्षेत्र, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचता है। और जो ये दूर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि थोड़ा ये दूर का क्षेत्र है और ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता। तो ये आपको अंदर समझ में आ गया होगा। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ या फिर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, है ना। यदि हम उपजाऊपन की बात करें तो खादर ज्यादा उपजाऊ होती है, बांगर इसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र या फिर साउथ का जो प्लेट्यू रीजन है उससे हम चर्चा करते हैं। यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर जो इंडिया है उसका उत्तरी विस्तार है ना। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा, ये पूरा मध्य का मैदान है जो कि गंगा और यमुना नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसके जो साउथ में जो ये रीजन है ना, ये पठारी क्षेत्र कहलाता है या फिर बुंदेलखंड का पठार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका उत्तरी भाग है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया या फिर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ये उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। इस पठारी क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो 300 मीटर है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 600 मीटर के अप्रॉक्स है। ठीक है, जो कि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इनकी एवरेज हाइट कितनी है, यहाँ पर जो पठार है इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 300 मीटर है। मिर्जापुर और सोनभद्र कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर कैमूर और सोनाकर की कुछ पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ पर इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर है, जो कि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। यह क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिण भाग तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील तक फैला है। तो ये सारे जिले आपको यहीं पर देखने मिल जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको मैप में बताया हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स है। चंबल, बेतवा एवं कैन नदियां यमुना की, जबकि सोन, टॉन्स गंगा नदी की सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हालांकि हम नदियों के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्लेट्यू की ये नदियां हैं तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके ज्यादा भागों में लाल मिट्टी या फिर जो रेड सॉइल होती है, फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो चना, सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं आदि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेड सॉइल या फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है ना। इसमें जो खेती होती है वो मोटे अनाजों की खेती होती है। मोटे अनाज मतलब जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। ठीक है, एक नोट देख लेते हैं हम। बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग पीरियड में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये थे हमारे फिजिकल डिवीजन के 3 भाग। अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, है ना, या फिर जो दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का वो आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है।
तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा मैंने आपको अच्छे से बताया था, है ना। गोंडवाना लैंड में पहले जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भारत है वो जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर एवं कैमूर किस जनपद पर अवस्थित है? तो जो सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मिर्जापुर और सोनभद्र जो जिले हैं यहाँ पर ये स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनाकर की पहाड़ी। मैंने अभी आपको बताया था, है ना, करीब 600 मीटर इसकी हाइट है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? तो उत्तर में हमने यदि देखें तो शिवालिक है ना, जो कि वर्तमान में कहाँ चला गया? पहले 2000 से पहले ये हमारे उत्तर प्रदेश के पास था जब उत्तरांचल जुड़ा हुआ था, लेकिन 2000 के बाद ये उत्तराखंड के पास चला गया। तो शिवालिक इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है ना, जिसका जो पूर्वी एक्सटेंशन है कैमूर की पहाड़ियां, वो हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार है वहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो भावर और तराई क्षेत्र भी है, गंगा का मैदानी क्षेत्र भी है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी है। रेगिस्तानी भाग नहीं है ना, रेगिस्तान एकमात्र भारत में है तो थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में मुख्यतः आता है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खादर कहा जाता है ना। जो नवीन जलोढ़ होती है उसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? खादर प्रदेश कहा जाता है ना। और जो पुरानी एल्यूवियल होती है उसे क्या बोला जाता है? बांगर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ना दक्षिण में कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार है, जो कि मुख्यतः एमपी में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो दक्षिणी भाग है वो, तो बुंदेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा हमारे यूपी में भी आता है। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये कैसा क्षेत्र है? ककरीला क्षेत्र है ना, ककरीला पथरीला क्षेत्र। मैंने आपको बताया था जो शिवालिक है ना, यहाँ से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो अपने साथ लाए हुई चट्टाने, कंकड़, पत्थर यहाँ पर छोड़ देती हैं। जब नदियां यहाँ पर बहती हैं तो पत्थरों के चट्टानों के बीच में बहती हैं और यहाँ पर नदियां लुप्त हो जाती हैं। विंध्याचल पर्वतमाला जो है इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये मैंने आपको बताया था। एक होता है भावर तराई, है ना, एक होता है मध्य का मैदानी भाग, और लास्ट में है एक दक्षिण का पठार। बुंदेलखंड पठार की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो भावर क्षेत्र है यहाँ पर ककरीली और पथरीली टाइप की जो मृदा है वो पाई जाती है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो यहाँ की जो भूमि होती है, तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है वो समतल होती है, नम होती है और दलदली होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो तराई क्षेत्र होता है, ठीक है, ये दलदली क्षेत्र होता है, और गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां, मच्छर, मक्खी, कीट भी देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है ना? तो जो तराई क्षेत्र यहाँ पर धान की खेती होती है और गन्ने की खेती होती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4। इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है? तो भावर नहीं है ना, तराई भी नहीं है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा खादर। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। तराई क्षेत्र में किसकी कृषि की जाती है? तराई क्षेत्र में, है ना, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर गन्ना और धान, है ना, गन्ना और चावल की कृषि यहाँ पर की जाती है, क्योंकि ये नम क्षेत्र होता है और इन फसलों के लिए जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पुरानी जो जलोढ़ होती है वो बागर क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे दोस्तों हमारे 21 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।